नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू पे। दोस्तों, भारतीय भूगोल यानी कि आज की जो टॉपिक है हम लोग का भारतीय भूगोल में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ ये बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की नदियाँ। हम लोग इस वीडियो में सारे नदियाँ जो है मैप के माध्यम से समझेंगे, रटना नहीं है, समझना है। तो सारी नदियाँ जो है हम लोग मैप के माध्यम से ही समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ पे आप जिस तरह से मैप पे देख रहे हैं बिल्कुल आप बना सकते हैं, अपने से ही बना सकते हैं मैप को। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में देखने वाले हैं। पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो का स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत की नदियाँ को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 भाग में जो है बांट दिया गया है। एक हिमालयी नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा क्या, हिमालय प्रायद्वीपीय नदियाँ, और 2 भाग में भारत की नदियाँ को बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे हिमालयी नदियाँ को भी 3 भाग में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। क्या है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये जो है हिमालय नदियाँ से निकलती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ आती है उसमें। तो इसमें हम ये तो नाम है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये 3 नदियाँ यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें से जो सहायक नदियाँ निकलती है इसके, सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गंगा नदी की, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है नदी के बारे में। तो हम लोग इसे 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें छोटा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज जो है हम लोग सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखने वाले हैं। और सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा नदी तंत्र बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग गंगा नदी तंत्र को दूसरे पार्ट में कवर करने वाले हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग मध्य भारत के या दक्षिण भारत की नदियाँ जो है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे नीचे दे दिया गया, जैसे कि मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ जो है नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, गोदावरी आदि जो नदियाँ है वह मध्य भारत और दक्षिण भारत में आता है। और पूरब से लेकर पश्चिम उत्तर तक की जो है नदियाँ यहाँ पे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आती है, जो कि मैं इस पिक्चर में दर्शाया हूँ, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो नाम से ही पता चलता है कि सिंधु नदी तंत्र ये बहुत ही बड़ा सिंधु नदी तंत्र है, यानी सिंधु नदी जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंधु नदी का, सभी नदियों का हम लोग देखेंगे उद्गम स्थान और मुहाना। तो उद्गम स्थान किसे कहते हैं, जहाँ से नदी शुरू होता है वहाँ उसे जिस पॉइंट से नदी शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग उद्गम स्थान कहते हैं। और जहाँ पे नदी की समाप्ति होती है उसे मुहाना कहते हैं, या फिर इसे संगम भी कहा जाता है। और इसमें सहायक नदियाँ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी दोस्त, सिंधु नदी तिब्बत में, चीन में जो तिब्बत है उसके मानसरोवर झील से निकल के ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जैसे नीचे दिया गया है कि सिंधु नदी 3 देश से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चीन से तो ये निकला है
उसके बाद थोड़ा सा ये भारत में गया और उसके बाद ये पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 हैं। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये 5 नदियाँ जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सहायक नदी में सबसे बड़ा जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है वह चिनाब नदी है। सबसे बड़ा सहायक नदी चिनाब नदी है और इसमें से ही सतलज नदी निकलता है, रावी नदी निकलता है और झेलम नदी जो निकलता है वो चिनाब नदी में। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अगले में बताया जाएगा कि सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और झेलम नदी का सभी का जो मुहाना हो जाएगा दोस्तों ये चिनाब नदी हो जाएगा। और चिनाब नदी का जो मुहाना हो जाएगा वह सिंधु नदी हो जाएगा। मुहाना मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ नदी की समाप्ति होती है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। तो सभी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, सभी सहायक नदियाँ सिवाय चिनाब के छोड़ के सभी का मुहाना कहाँ हो जाएगा, चिनाब में हो जाएगा। तो आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। जैसे सतलुज नदी, इसका जो है इसका उद्गम स्थान भी मानसरोवर झील से होता है। तो ये भी जो है दोस्तों 2 नदियाँ के मानसरोवर झील से उद्गम होता है। एक सिंधु नदी का और एक सतलज नदी का, दोनों का याद रखिएगा। और नीचे पूरी डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग अभी सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी 3 देश से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। और ये मानसरोवर में झील में जाके ये जो है मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, यानी सिंधु नदी के उद्गार होता है मानसरोवर झील से। और चीन, पाकिस्तान और भारत होते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है दोस्तों, भारत में, ठीक है, लद्दाख में प्रवेश करती है और वहाँ से फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो चलिए अब हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदी पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु नदी उद्गम स्थान, मुहाना और सहायक नदियाँ। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सिंधु नदी की जो उद्गम होता है दोस्तों ये मानसरोवर झील के समीप होता है, यानी मानसरोवर झील में होता है। ये मानसरोवर झील से बह के आती है सिंधु नदी। और मुहाना यानी कि समाप्त जो होती है ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो मैंने ऊपर बताया था, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। यहाँ पे सतलज लिखा गया, ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी है। और सबसे बड़ा जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ वह चिनाब नदी है। और चिनाब नदी से ही सतलुज नदी, रावी नदी, झेलम नदी निकलती है। और सतलज नदी से जो है ब्यास नदी निकलती है, जो कि ऊपर दर्शा दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी की लंबाई। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों पूरी 2880 किलोमीटर तक सिंधु नदी की कुल लंबाई है, 2880 किलोमीटर तक। जैसे ऊपर बता देता हूँ, सिंधु नदी जो है अरब सागर में ऐसे जाके गिरता है, ठीक। तो यहाँ से लेके इस प्रकार से 2880 किलोमीटर तक लंबाई है, जिसमें भारत लद्दाख से प्रवेश करते या यहाँ से लेकर इस प्रकार जो है इतना भारत में सिंधु नदी रहता है। तो इतना जो यहाँ से लेकर इस कोने तक जो रहता है उसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है चिनाब नदी, और चिनाब से ही सारी नदियाँ निकलती हैं। तो आगे हम बताएंगे, जो कि सभी का जो है दर्शाया गया है। अब हम लोग सिंधु नदी से 2 नदियाँ जो है तिब्बत से आती है। सिंधु नदी तंत्र में जो है 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते कौन आता है। तो एक तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी आता है मानसरोवर झील तिब्बत से, और दूसरा कौन आता है, सतलज नदी। सतलज नदी यहाँ से आ रहा है, तिब्बत से ही आता है। तो देख सकते हैं, और इधर चिनाब में मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं सारी नदियाँ जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हो या फिर सिंधु नदी हो, सभी नदियाँ जो है ये भारत से होके ही गुजरता है।
देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का एक चिंतन हो रहा था, चिंता सता रहा था कि भारत कहीं इस सभी नदी को, पानी को रोक न दे। तो इसलिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता। कब हुआ? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। जब सिंधु जल समझौता हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के, यहाँ पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री लिखा गया है तो राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर करने के बाद विचार किया गया कि ये जो भारत की जो 6 नदियाँ है, टोटल जो भारत से जो जाता है 6 नदियाँ, जिसमें से 2 चीन से निकलता है, चीन के तिब्बत मानसरोवर झील से 2 नदी निकलता है। और सभी नदी का जो हम लोग मुहाना और ये देखने वाले उद्गम स्थान नीचे बताएंगे। तो यहाँ पे सभी नदी का कितने, 6 नदी है और सभी जो है भारत से होके जाती है। तो समझौता में कहा गया कि भारत के पास केवल 3 नदी रहेगा और पाकिस्तान के पास भी 3 नदी रहेगा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि पाकिस्तान के पास वह कौन सी 3 नदी है और भारत के पास वो कौन सी 3 नदी है। तो भारत के पास जो नदी है वो रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलुज नदी है। ये 3 नदी जो है, रावी, ब्यास और सतलुज, ये भारत के पास रह गया, समझौता में बताया गया। और पाकिस्तान के पास कौन रहा? तो झेलम नदी, चिनाब नदी और सिंधु नदी। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान के पास रह गया। याद करने की सबसे आसान ट्रिक है जो कि पाकिस्तान में कौन सी है, तो ऊपर से 3 तक, ऊपर से 3 नंबर तक जो है, ऊपर से 3 तक आएंगे तो ये पाकिस्तान में जाता है और नीचे से 3 तक है, 4, 5, 6 जो है वह भारत के पास रहता है। अब दोस्तों यहाँ से कभी भी भारत इन 3 नदी का पानी कभी नहीं रोक सकता है। हाँ, यहाँ से बिजली उत्पादन कर सकता है पर पानी कभी नहीं रोक सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का देखने वाले हैं अब जो है सहायक नदियाँ के बारे में। सिंधु नदी में जो सहायक नदियाँ है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो सहायक नदी है सिंधु नदी के, चिनाब नदी है। तो सबसे पहले हम लोग चिनाब नदी के देखने वाले हैं। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान जो है वो बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों बारालाचा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब नदी की। और चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी है मुहाना। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी को क्या कहते हैं? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे दोस्तों चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते क्यों जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। तो हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, 2 दिशाओं से आकर एक स्थान पे संगम होता है जहाँ पे चंद्रभागा कहा जाता है। एक चंद्रा आता है और एक भागा आता है। 2 दिशाओं से नदियाँ आती है, एक चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा आता है 2 स्थान से और एक स्थान पे जहाँ मिलता है, जिन्हें संगम होता है, वहीं पे जो है चंद्रभागा बन जाता है, यानी कि चिनाब बन जाता है। तो समझ गए होंगे। अब जो है चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है वह सिंधु नदी तंत्र में आगे जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब सभी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है उसके बारे में हम लोग देख लिए। चिनाब सहायक नदियाँ जो है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे बाकी जो बच गया, जैसे कौन बच गया? झेलम नदी बच गया, रावी नदी बच गया, ब्यास नदी और सतलुज नदी बच गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है दोस्तों ये बैरी नाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में वहाँ से निकलता है, बैरी नाग झील।
ध्यान रखिएगा, बैरी नाग झील जो है इसके समीप भी एक झील है जिसे शेषनाग कहते हैं। वहाँ से झेलम नदी का उद्गार होता है शेषनाग से। तो जितने भी नाग नागिन का होगा ना दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में ही रहता है। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम के समीप कौन सी जो शहर है वह स्थित है। तो श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर ही स्थित है श्रीनगर। और झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी की लंबाई कितनी है? ये भारत से ही निकलती है। कहाँ से? तो शेषनाग से निकलती है। बैरी नाग झील के समीप जो है एक शेषनाग, वहाँ से झेलम नदी का उद्गार होता है। और इसकी जो कुल लंबाई है ये भारत में ही बताया जा रहा है। तो कुल लंबाई जो है झेलम नदी की कुल लंबाई की बात करें, जो कि झेलम नदी शेषनाग से निकल के इधर आती है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर। पर भारत में इसे पूछा जाए तो भारत में 400 किलोमीटर में फैली है से झेलम नदी। अब नेक्स्ट जो है रावी नदी आया है। तो ये रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा का है हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा पे भी बहुत जल्द मैं मैप के माध्यम से ही वीडियो बनाने वाला हूँ दर्रा पे, तो वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए रावी नदी दोस्तों, रावी नदी की बात करें तो ये जो है रोहतांग दर्रा से इसका उद्गार होता है और समाप्ति यानी कि मुहाना जो है वह चेनाब नदी है। अब इसकी बात करें, अब यहाँ मुहाना आप देख सकते हैं रावी नदी की कैसे है। तो झेलम नदी तो इस प्रकार से गया, चिनाब नदी, रावी नदी यहाँ से निकल रही है, तो इसकी मुहाना जो है वह चिनाब नदी ही होगा। सभी सहायक नदियाँ का मुहाना चिनाब ही होगा। और रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलता है हिमाचल प्रदेश से। और रावी नदी की लंबाई की बात करें, रावी नदी की लंबाई की बात करें तो रावी नदी 725 किलोमीटर में फैली हुई है। रावी नदी जो है 725 किलोमीटर में फैली हुई है। और रावी नदी के तट पर एक शहर स्थित है जिसे लाहौर शहर कहते हैं। तो रावी नदी के तट पर ही स्थित है। अब बात करेंगे सतलुज नदी। तो सतलुज नदी राकसताल झील से निकलती है। यह राकसताल के समीप जो मानसरोवर झील है तिब्बत में ही है, वहीं से इसका उद्गार होती है। और इसका जो मुहाना है वह चिनाब नदी है। सतलज नदी की मुहाना कौन है? तो चिनाब नदी है। अब सतलज नदी की हम लोग बात करेंगे लंबाई पे, ठीक है। तो जैसे सतलज नदी की मुहाना तो चिनाब हो गया, और सतलज नदी की कुल लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर में सतलज नदी की कुल लंबाई है। जैसे कि सतलज नदी यहाँ चिनाब से लेकर मानसरोवर तक के जो है ये 1500 किलोमीटर है। पर भारत में जो है ये सिर्फ 1050 किलोमीटर तक फैली हुई है। मानसरोवर झील सतलज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब में मिलती है। उसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर, और ये भारत में कितनी है? 1050 किलोमीटर है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सतलज नदी पे भी एक जो है विशेष बात बताया गया है कि भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर ही है। भाखड़ा बांध क्या है? सतलुज नदी पर ही है। और ये जो है दोस्तों सतलज नदी ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक पर्वत की श्रृंखला को काटती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात रहा। उसके बाद हमारा लास्ट सिंधु नदी की सहायक नदी आता है ब्यास नदी। तो हम लोग ब्यास नदी अब देखेंगे। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका यानी कि ब्यास नदी का सिर्फ जो मुहाना है वह सतलज नदी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे देखिए सतलज नदी से ही ब्यास नदी निकलती है, तो इसका मुहाना क्या हुआ? सतलज नदी। और यहाँ से एक विशेष बात क्या है, जहाँ पे सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है यानी मिलान होता है, वहाँ से एक नहर निकलता है। वो नहर भारत की सबसे बड़ी नहर कहलाती है। तो ये जो है कौन सा? तो इंदिरा गांधी नहर। ये पंजाब के हरिके क्षेत्र से निकलती है। तो यानी कि भारत में जो
पंजाब के हड़के क्षेत्र है, वहीं से ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है और वहीं से एक नहर निकलता है जिसे कहते हैं हम लोग इंदिरा गांधी नहर। पंजाब के हड़के क्षेत्र से ही निकलता है, जो कि नीचे बताया हूँ मैं। पंजाब के हड़के क्षेत्र में सिंधु और ब्यास नदी के संगम होता है, तो वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निकलता है, इंदिरा गांधी नहर निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पंजाब के हड़के क्षेत्र में यहाँ पे सतलज होना चाहिए था और ब्यास नदी, तो सतलज और ब्यास के संगम से निकलता है, तो यहाँ पे जो है वह सिंधु लिखा गया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वहाँ तक तो जो था हम लोग का सिंधु नदी तंत्र था। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम बहुत सारा है, यानी ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। असम में, जो कि मैंने नीचे बताया हूँ, जितने भी नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो सारी नाम मैं नीचे बता दिया हूँ। तिब्बत में शाम्पू कहते हैं। तो चलिए, इसका भी जो है मानसरोवर झील से ही उद्गार होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से ही उद्गार होता है। जैसे मानसरोवर झील से कितनी नदी की उद्गार हुआ, एक तो सिंधु नदी हुआ, एक सिंधु नदी, दूसरा कौन हुआ, तो ये सतलज नदी हुआ दूसरा, और तीसरा कौन हुआ, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत से ही मानसरोवर झील से ही निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी क्या था कि मानसरोवर झील से वह उत्तर पश्चिम की ओर गया था, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूरब की ओर आता है। तो दोनों में फ़र्क कितना है देखिएगा, ये भी सिंधु नदी भी 3 देश से गुजरता था और ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 ही देश से जाता है। तो ये था पूरब उत्तर पूर्व की ओर से जाता है, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से जाता है सिंधु नदी, और ये उत्तर पूर्व की ओर से जाता है। एक गिरता है, सिंधु नदी गिरता है अरब सागर में, ब्रह्मपुत्र नदी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए नीचे देखते हैं, यह नदी 3 देशों में होकर गुजरता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देश से होकर गुजरती है, चीन से, भारत से और बांग्लादेश से। चीन से तो निकला है, भारत से आया, और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके बांग्लादेश में इस प्रकार से एंट्री कर गया, बांग्लादेश से इस प्रकार से एंट्री कर गया। तो चलिए, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। और भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो 916 किलोमीटर। भारत में जो है 916 किलोमीटर है भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई, जो कि यहाँ पे सारी मैंने दे दिया हूँ। भारत, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र देख सकते, भारत का सबसे चौड़ी नदी है, क्या है ना, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अन्य नाम, जैसे अन्य नाम भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो तिब्बत में तो यारलुंग या फिर सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। और असम में जैसे ही प्रवेश करता है ये ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ से आया, सांगपू के नाम से आया, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया यहाँ पे, इसे दिहांग कहा जाने लगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दूर आगे आया और असम में गया तो इसे असम में क्या कहने लगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहने लगा। और जैसे ही या बांग्लादेश में प्रवेश किया या जमुना कहने लगा। तो बहुत सारा नाम जगह जगह पे चेंज होते रहा है, जैसे नीचे दिया गया है। तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ये जमुना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या टॉपिक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले अगर किसी भी नदी का हम लोग सहायक नदी की बात करेंगे तो उसमें आता है राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी जो लोहित है वो राइट साइड से आता है या फिर लेफ्ट साइड से आता है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, तो मैंने लेफ्ट साइड करके इसमें बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि मैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उस सहायक नदियाँ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यानी इधर लेफ्ट दे दिया गया है और इधर राइट दे दिया गया है। अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें तो हम लोग का राइट ये हो गया और लेफ्ट हमारा ये हो गया, पर हम लोग का तो ऊपर से ना नदी आ रहा है, तो ऊपर से ना आएंगे, तो ऊपर से जब आएंगे तो हम लोग का राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का नदी के लेना है, ऊपर से आ रहा है इसलिए राइट लेफ्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहले दिबांग नदी आता है। दिबांग नदी क्या दोस्त? दिबांग। उसके बाद जो है लोहित या फिर खूनी नदी भी कहा जाता है लोहित का। उसके बाद धनसिरी, तो धनसिरी आता है। ये सब भी अभी मैं बता रहा हूँ सब लेफ्ट से आ रहा है। और कोपिली नदी, तो 4 नदियाँ जो है ये लेफ्ट से आ रहा है। कोपिली, धनसिरी, लोहित और दिबांग। उसके बाद राइट साइड से बात करें तो तीस्ता नदी आता है, संकोश नदी आता है, मानस नदी आता है, सुबनसिरी नदी आता है, जो कि ये 4 नदियाँ राइट से आता है। अब आपको याद कर लीजिएगा, जैसे आप याद कीजिए लेफ्ट का तो राइट का तो याद हो ही जाएगा। तो लेफ्ट का जो याद करने का है वो एक ट्रिक है, दिल धक। तो दिल धक जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे द से यहाँ पे दिल हो गया, अल्लाह से हो गया, तो यहाँ पे दिल हो गया यानी कि दिबांग अलोहित। उसके बाद ध से हो गया धनसिरी, और क से हो गया कोपिली नदी। तो दिल धक से आप ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट से ही आता है। उसके बाद राइट साइड से जो इधर आप देख सकते हैं ये आता है। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे एक मांजुली स्थित है, मांजुली द्वीप, जिसे असम में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली है जो कि असम में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना सारा था जो कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी भी हो गया और सिंधु नदी का सहायक नदी भी हो गया। तो दोस्तों अब जो हमारा जो टॉपिक बच गया वो गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी। तो हम लोग आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है गंगा नदी तंत्र का, और मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ भी बहुत जल्द वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और पार्ट 2 बहुत जल्द ही मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।